गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पिछली क्लास जो थी उस पिछली क्लास में पढ़ रहे थे कंपोजिशन ऑफ ब्लड, रक्त का जो संगठन है उसके बारे में। रक्त के संगठन में अपन ने दो पार्ट, जिसमें एक प्लाज्मा और एक रक्त कोशिकाएं। प्लाज्मा जो है वो लगभग 45% 55% होता है, जिसमें लगभग 90% क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। और 45% जो है वो क्या पाई जाती है, रक्त कोशिकाएं हैं, जैसे WBC है, RBC है, प्लेटलेट्स है, ये पाई जाती हैं। आज हम पढ़ रहे हैं प्लाज्मा। जो प्लाज्मा में जैसे अकार्बनिक पदार्थ है, अकार्बनिक पदार्थ में सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, ये आयन बैलेंस का कार्य करते हैं मुख्यतः। कैल्शियम आयन है, बाइकार्बोनेट आयन है। बाइकार्बोनेट आयन जो है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके परिवहन में भी मुख्यतः रोल अदा करता है। उसके बाद में अगर अपन दूसरा जो है, पहला अकार्बनिक पदार्थ की बात की और दूसरी जो बात करते हैं यहाँ पर घुलनशील गैस जो है या घुलनशील गैसें में जैसे जो प्लाज्मा जो है उसमें कुछ मात्रा में जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो क्या होती है, घुलनशील होकर ट्रांसपोर्ट होती है एक स्थान से दूसरे स्थान, बहुत कम मात्रा में। तो जिसमें O2 व CO2 का क्या होगा, यहाँ पर परिवहन होता है, का परिवहन किसके रूप में होगा, घुलनशील। अर्थात प्लाज्मा में घुलनशील प्लाज्मा में जैसे ये डिजोल्व हो जाता है और डिजोल्व होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है, O2 और CO2 का परिवहन होता है। अगर तीसरी जो बात है, तीसरी बात जिसमें अपशिष्ट पदार्थ की बात करते हैं, तो अपशिष्ट पदार्थ जो प्लाज्मा में घुलनशील होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं, जैसे इसमें यूरिया होगा, यूरिक अम्ल, अमोनिया, तो ये क्या अपशिष्ट पदार्थ हैं। और ये अपशिष्ट पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसके माध्यम से, प्लाज्मा के माध्यम से, अर्थात प्लाज्मा में घुलनशील होकर, जल में घुलनशील होकर ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने का कार्य करते हैं। तो प्लाज्मा जो है इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी पहुंचाने का कार्य करता है। अर्थात इनको जहाँ पर ये ओरिजिन होते हैं, जहाँ पर ये उत्पन्न होते हैं, वहाँ से लेकर जहाँ से इनका निकाला जाएगा, अर्थात ये क्या करते हैं, ब्लड में घुलकर कहाँ पहुँचते हैं, किडनी के पास पहुँचते हैं और किडनी के द्वारा इनको क्या कर दिया जाता है, छान के अलग कर दिया जाता है। और यूरिक अम्ल जो है इनको मूत्र के रूप में क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो पहला कार्बनिक पदार्थ घुलनशील, उसके बाद में अपशिष्ट पदार्थ, और चौथी अगर यहाँ पर बात करते हैं अपन, चौथा जो पदार्थ है वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन या इसको बोल सकते हैं अपन प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन जो है इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहला बात करते हैं यहाँ पर सीरम एल्ब्यूमिन। तो सीरम एल्ब्यूमिन जो है ये किसका काम करता है, ये रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन जो है उसका कार्य करेगा। कौन, सीरम एल्ब्यूमिन जो है ये किसका काम करेगा, परासरण नियमन का काम करता है। ये है परासरण नियमन का कार्य करती है। ऑस्मो रेगुलेशन जो है उसका कार्य करती है कौन, सीरम एल्ब्यूमिन जो है ये परासरण नियमन का काम करेगी। उसके बाद में जैसे प्लाज्मा ग्लोब्यूलिन जो है दूसरी प्रोटीन की बात करते हैं यहाँ पर, प्लाज्मा ग्लोब्यूलिन। और ये प्लाज्मा ग्लोब्यूलिन जो है ये क्या बनाती है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कहा जाता है इन्हें,
ग्लोब्यूलिन Ig जिसको कहा जाता है। तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन जो है किसका काम करेंगे, ये एंटीबॉडी, तो ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन का कार्य भी करते हैं, एंटीबॉडी जो है, और ये एंटीबॉडी हमारे शरीर में क्या करती है, प्रतिरक्षा का कार्य करती है। तो सीरम प्रोटीन जो है किस में पाई जा रही है, प्रोटीन जो है प्लाज्मा में कौन कौन सी, एल्ब्यूमिन प्रोटीन हो सकती है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन हो सकती है। तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन तो क्या काम कर रही है, परासरण नियमन का काम कर रही है, और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो है वो किसका काम करेगी, यहाँ पर इम्यूनोग्लोबुलिन का निर्माण होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन किसका काम कर रही है, यहाँ पर एंटीबॉडी जो है। तीसरी बात करते हैं, तीसरी जो होती है वो होती है स्कंदनकारी प्रोटीन, अर्थात रक्त स्कंदनकारी प्रोटीन, रक्त स्कंदनकारी प्रोटीन। और रक्त स्कंदनकारी प्रोटीन में कौन कौन से, जैसे प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रोनोजन है, फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये क्या काम करती हैं, ये दोनों प्रोटीन जो है रक्त का जो स्कंदन जो होती है उसमें सहायक होती है, रक्त स्कंदन में सहायक, अर्थात ये जब रक्त का हमारे कोई चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद में रक्त बहता है, तो रक्त जो है, रक्त का क्या होगा, बाद में क्लोट होगा, रक्त स्कंदन होगा, जिसके कारण बहता हुआ रक्त रुक जाता है। तो दोनों ये प्रोटीन जो है रक्त स्कंदन कारक के रूप में कार्य करती हैं। अगर चौथी बात करते हैं यहाँ पर प्रतिस्कंदनकारी प्रोटीन के रूप में, स्कंदनकारी प्रोटीन, तो यहाँ पर एक पदार्थ जो है वो है हिपेरिन। हिपेरिन जो है ये पाया जाता है, और ये क्या काम करता है, जो रक्त वाहिनियों में जो बहता हुआ रक्त है, उस बहते हुए रक्त को जमने से रोकता है। कौन, हिपेरिन जो है। तो ये काम भी किस में होता है, ये प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा में हिपेरिन पाया जाता है, और ये हिपेरिन जो है रक्त को रक्त वाहिनियों में जमने से रोकता है। क्लियर। तो ये हमारे रक्त में क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। और उसके बाद में अगर अपन देखते हैं यहाँ पर, जैसे नेक्स्ट जो है पांचवें अगर बात करते हैं तो ये है फूड मटेरियल, खाद्य पदार्थ के रूप में क्या क्या पाए जाते हैं। खाद्य पदार्थ जो है प्लाज्मा में, क्योंकि प्लाज्मा के द्वारा ही उनका परिवहन होता है, परिवहन होकर वो कहाँ पहुँचेगी, कोशिका के पास पहुँचते हैं, एब्जॉर्प्शन होगा। जो पाचन तंत्र अपन ने पढ़ा, उस पाचन तंत्र में जो छोटी आंत जो होती है, जिसमें जेजुनम और इलियम भाग जो होता है, वहाँ पर क्या होता है, भोजन का अवशोषण होता है, और अवशोषण के द्वारा भोजन कहाँ पहुँचता है, रक्त में पहुँचता है, और रक्त में किसके साथ, रक्त प्लाज्मा। और ये खाद्य पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे ग्लूकोज हो सकता है, अमीनो एसिड हो सकते हैं, उसके बाद में फैटी एसिड हो सकता है, ग्लिसरॉल हो सकता है। तो ये पदार्थ जो है ये किसके रूप में पाए जाते हैं, खाद्य पदार्थ के रूप में प्लाज्मा के द्वारा परिवहन किया जाता है। अगर रक्त में ग्लूकोज का जो लेवल जो है, रक्त में ग्लूकोज जो है उसका लेवल कितना होता है, लगभग 80 से 100 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड में, तो इतना लेवल होता है। इससे ज़्यादा होने पर क्या हो जाता है, डायबिटीज मेलिटस रोग हो जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, मधुमेह रोग कहा जाता है। अगर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा इससे ज़्यादा हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, डायबिटीज मेलिटस कहा जाता है। उसके बाद में
जो और भी पदार्थ पाए जा सकते हैं, जैसे हार्मोन्स की बात करते हैं यहाँ पर अपन, तो जिसमें रेगुलेटरी सब्सटेंस जो है कोलेस्ट्रॉल है। तो खाद्य पदार्थ के अलावा जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं जैसे हार्मोन्स, एंजाइम्स जो हैं ये भी पाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हार्मोन्स हो सकते हैं, हार्मोन्स के बाद में एंजाइम पाए जा सकते हैं। तो ये किसके रूप में पाए जाते हैं? रेगुलेटरी सब्सटेंस, अर्थात यहाँ पर ये जहाँ से एंजाइम जो है, जैसे हार्मोन्स जो है वो क्या होंगे, दो प्रकार की ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित होंगे। हार्मोन्स क्या होते हैं कि जो अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ जो होती हैं उनके द्वारा स्त्रावित होते हैं, और अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ वे ग्रंथियाँ जो होती है जिनमें नलिकाएं नहीं होती हैं, अर्थात ये ग्रंथियाँ अपने स्त्राव को रक्त में छोड़ती है और रक्त के द्वारा जो है हार्मोन्स जो है अपने कहाँ पहुँचते हैं, कार्यकारी अंग तक पहुँचता है। इस तरीके से एंजाइम का परिवहन जो है नलिकाओं के माध्यम से होगा। तो कुछ एंजाइम जो होते हैं उनका परिवहन किसके माध्यम से हो रहा है? रक्त प्लाज्मा के माध्यम से होता है। उसके बाद में अगर बात करते हैं यहाँ पर जैसे कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल भी कहाँ पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। नेक्स्ट जो है जैसे कोलेस्ट्रॉल जो है ये क्या पाया जाता है? रक्त प्लाज्मा में पाया जाएगा। इसका निर्माण जो होगा वो कहाँ होगा? लीवर के द्वारा। कोलेस्ट्रॉल का निर्माण जो होगा किसके द्वारा होता है? लीवर के द्वारा, यकृत के द्वारा। यकृत के द्वारा क्या होगा? निर्माण होगा। ये कहाँ आ जाता है? प्लाज्मा में आ जाता है, और प्लाज्मा में आकर इसी के द्वारा किसका निर्माण, जैसे स्टेरॉयडल हार्मोन जो है, विटामिन डी है, उसका निर्माण होता है। तो कोलेस्ट्रॉल डी जो है ये किसके काम में आती है? विटामिन डी निर्माण में, डी निर्माण में सहायक है। उसके बाद में जैसे कोलेस्ट्रॉल जो है, स्टेरॉयडल हार्मोन जो होते हैं, स्टेरॉयडल हार्मोन निर्माण में भी क्या है? ये सहायक है। तो विटामिन डी निर्माण में सहायक है। स्टेरॉयडल हार्मोन के निर्माण में भी कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? सहायक होता है। तो ये चीज़ें किसके रूप में पाई जाती है? रक्त प्लाज्मा में पाई जाती है, और इन्हीं के द्वारा क्या होता है कि कार्यों का क्या किया जाएगा? नियंत्रण। जिसमें जैसे अकार्बनिक पदार्थ है, जैसे सोडियम और क्लोराइड आयन जो है ये क्या काम करते हैं? मुख्यतः आयन बैलेंस का कार्य करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। कैल्शियम जो है मसल्स जो है उनके अंदर किसका कंस्ट्रक्शन का कार्य करता है। बाइकार्बोनेट आयन जो है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर अगर लिख दें अपन, यहाँ पर CO2 के परिवहन में सहायक है। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं घुलनशील गैसें जो हैं, जैसे घुलनशील गैसें, तो O2 और CO2 का परिवहन भी किसके द्वारा किया जाता है? कुछ मात्रा में। यहाँ पर क्या होगा? संपूर्ण कुछ मात्रा में O2 और CO2 का परिवहन किसके द्वारा किया जाएगा? प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में अपशिष्ट पदार्थ हैं, तो ये अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया है, यूरिक अम्ल है, अमोनिया, ये बनते हैं। बनने के बाद में इनको लेकर कौन आता है? रक्त प्लाज्मा लेकर आएगा। रक्त प्लाज्मा को किसके द्वारा? किडनी के द्वारा छाना जाता है, और छानने के पश्चात ये क्या होता है? किडनी के द्वारा इसको क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। प्रोटीन जो है, जैसे प्लाज्मा में जो प्रोटीन होते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है, स्कंदनकारी जो है, अर्थात कोगुलेंट प्रोटीन जो होती है वो है एंटीकोगुलेंटकारी प्रोटीन है, जैसे सीरम एल्ब्यूमिन में। तो एल्ब्यूमिन जो है हमारे शरीर में ऑस्मो रेगुलेशन अर्थात परासरण नियमन का कार्य करता है। ग्लोब्यूलिन जो है हमारे शरीर के अंदर जो एंटीबॉडी बनती है उनके निर्माण में सहायक है। स्कंदनकारी प्रोटीन जो है ये क्या काम करता है? रक्त का थक्का जमाने का
कार्य करती हैं, जिसमें जैसे हमारे कोई चोट लग जाती है, चोट लगने के पश्चात क्या होता है कि रक्त लगातार बहता रहता है, तो ये एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया में ये दोनों कारक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, जिसके कारण रक्त का थक्का जम जाता है और ब्लड जो है बहता हुआ रुक जाता है। प्रतिस्कंदनकारी प्रोटीन प्लाज्मा में एक प्रोटीन घुलनशील पाई जाती है, जिसे कहा जाता है हिपेरिन, और ये हिपेरिन जो है ये क्या काम करता है, ये रक्त को रक्त वाहिनियों के अंदर जमने से रोकता है। खाद्य पदार्थ के परिवहन में कौन, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज के बाद में अमीनो एसिड है, फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, ये अपन ने देखा था। अगर पाचन तंत्र में याद हो तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल इनका परिवहन कैसे होता था, डायरेक्ट नहीं होकर पहले क्या मीसेल बनता, मीसेल के बाद में काइलोमाइक्रोन्स बनता है। उसके बाद में यहाँ जैसे ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का लेवल जो है लगभग रक्त में 80 से 100 मिलीग्राम प्रति 100 ml रक्त में पाया जाता है। इसकी मात्रा ज़्यादा होगी तो क्या कहलाएगा, जैसे रक्त में इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, इनसे मधुमेह रोग कहा जाता है। मधुमेह डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज इंसिपिडस जो थी वो तो किसके, एडीएच अर्थात एंटी डायबिटिक हार्मोन की कमी के कारण हो रही थी। और ये जो कमी है, ये ग्लूकोज का लेवल कब बढ़ेगा, यहाँ पर ये बढ़ेगा जब इंसुलिन हार्मोन जो है, और इंसुलिन का कार्य क्या है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का। तो इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाएगी, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा तो रक्त में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हाइपर हो जाएगा, हाइपर ग्लाइसीमिया। तो यहाँ पर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा और उसी कंडीशन को क्या कहा जाता है, डायबिटीज मेलिटस कहा जाता है। उसके बाद में अमीनो एसिड है, फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, ये सभी क्या है, खाद्य पदार्थ के रूप में परिवहनित होते हैं। उसके बाद में हार्मोन्स है, एंजाइम है। हार्मोन्स किसके द्वारा, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित होंगे। एंजाइम जो है ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित होंगे और ये किसका काम करते हैं, पाचन का भी कार्य करते हैं और कई कार्य का करेंगे, संपन्न करने का कार्य करते। कोलेस्ट्रॉल जो है इसका निर्माण होगा, कोलेस्ट्रॉल जो है यकृत के, और यकृत के द्वारा किसका निर्माण होगा, यहाँ पर विटामिन डी का निर्माण किया जाता है, किससे, कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल से किसका निर्माण होगा, स्टेरॉयडल हार्मोन से। और कोलेस्ट्रॉल जो है किसके निर्माण में भी सहायक होगा, जो क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, वसा और प्रोटीन की बनी होती है। और वसा और प्रोटीन, तो वसा जो है अर्थात ये किसमें, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन निर्माण में सहायक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के निर्माण में भी क्या होता है, ये सहायक होता है। तो ये सभी कार्य किसके द्वारा संपादित किए जाते हैं, ये कार्य रक्त में रक्त प्लाज्मा, और रक्त प्लाज्मा ये लगभग ये है कितना होगा, ये है 55% पाया जाता है। और 55% में के लगभग कितना, जल जो होता है लगभग 90% जल होता है, जिसके द्वारा किसका जल की अगर बात करते हैं तो ये जल रुधिर दाब एवं आयतन का नियमन एवं परिवहन करता है। ये क्या काम करता है, ये है रुधिर दाब व आयतन का नियमन व परिवहन करता है। तो ये काम किसके द्वारा होता है, प्लाज्मा के अंदर जो जल जो होता है लगभग कितना प्रतिशत होता है, लगभग 55% जल पाया जाता है। सॉरी, प्लाज्मा के अंदर जो रक्त के अंदर 55% प्लाज्मा होती है और उस प्लाज्मा का 90% क्या होता है, जल होता है। 10% जो है उसमें कौन कौन होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ हैं। जैसे अकार्बनिक पदार्थ में तो क्या आ गए, ये आ गए। उसके बाद में घुलनशील गैसें हो गई, उसके बाद में अपशिष्ट पदार्थ हो गए, उसके बाद में कार्बनिक पदार्थ होंगे। कार्बनिक पदार्थ में प्रोटीन्स आते हैं, अपशिष्ट पदार्थ आएंगे, प्रोटीन्स में ये आ जाएंगे। खाद्य पदार्थ में कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, हार्मोन्स, एंजाइम, कोलेस्ट्रॉल, ये सारे क्या है, कार्बनिक पदार्थ। तो ये सभी लगभग कितने प्रतिशत भाग में पाए जाते हैं, 10%, जिनमें कि 7 से 8% तो क्या होती है, प्रोटीन ही होती है। उस 10% भाग में के भी लगभग 7 से 8% भाग क्या पाया जाता है, प्रोटीन। और लगभग कितना बच जाता है, 2% भाग में क्या होंगे, अकार्बनिक पदार्थ होंगे।
क्लियर। 2% में जिसमें ग्लूकोज भी, खाद्य पदार्थ जो है ये भी आ जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल भी आ जाता है, प्रोटीन के अलावा जो कार्बनिक भाग है वो। क्लियर। तो ये हो गया अपना रक्त प्लाज्मा। नेक्स्ट क्लास जो है उसमें अपन पढ़ेंगे रक्त कोशिकाएं, और रक्त कोशिकाओं में भी पहला पढ़ेंगे अपन आरबीसी के बारे में। क्लियर।